मेरा ये मानना है कि कॉमर्स में केवल और केवल किताबें पढ़ा करके आप विद्यार्थी को सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर या सक्सेसफुल एम्प्लॉय नहीं बना सकते। कॉन्फ्रेंस वगैरह होती है तो वो सिर्फ बातें करके ख़त्म हो जाती है या उसका कुछ इम्पैक्ट भी आता है? और ये जो पत्थर से पानी निकाल सकते हैं ना, ये जो मुहावरा बना है ये उन्हीं के लिए बना है, क्योंकि जो यूथ वाली जो एज होती है ना, उसमें पत्थर से पानी निकाल सकते हैं मीन्स असंभव को भी संभव कर सकते हैं। तो अगर पूरी की पूरी जो यूथ की एनर्जी है उसको कंसंट्रेट अगर करेंगे तो निश्चित रूप से जो असंभव काम है उसको भी वो संभव कर सकते हैं। जो कंपटीशन जो उनको करना है उसमें निश्चित रूप से उनको सफलता मिलेगी। लेकिन अगर भीड़ में हमने सभी अगर करने लगे तो एनर्जी डाइल्यूट होती है और आउटकम एक्सपेक्टेड आउटकम नहीं आ पाए। हौसलों में पंख लगा आसमां उड़ जाने की ख्वाहिश है, आँखों में देश भर छा जाने की उम्मीद है, उम्मीद है, उम्मीद है। Inspiring stories of humans. नमस्ते सर। नमस्ते अनंत। तो थोड़ा आप अपने बारे में बताएं ताकि हमारी जो ऑडियंस आपको देख रही है वो आपको पहचान सके। अनंत, अभी वर्तमान में मैं जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर हूँ। बिजनेस फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में मैं प्रोफेसर हूँ। इसके साथ ही मेरे पास एडिशनल चार्ज हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ इवनिंग स्टडीज़ में डायरेक्टर हूँ। अच्छा। और एडिशनली आई एम वर्किंग एज डायरेक्टर, फाउंडर डायरेक्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स। इंस्टीट्यूट ऑफ इवनिंग स्टडीज़ जो है वो एक यूनिक इंस्टीट्यूट है जिसमें केवल वही विद्यार्थी अध्ययनरत हैं जो वर्किंग हैं, जो कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, और 2000 प्लस स्टूडेंट्स उसमें वर्क कर रहे हैं। एक बड़ा चैलेंजिंग इंस्टीट्यूशन है और हम उसके लिए प्रयास कर रहे हैं अभी कि आने वाले समय में वो सारे के सारे 2000 जो अभी कर्मचारी हैं वो सारे के सारे 2000 एम्प्लॉयर बने और आने वाले बहुत सारे विद्यार्थियों को वो नौकरी देने वाले बने। इस तरीके के हम प्रयास कर रहे हैं। एंटरप्रेन्योर्स। हालांकि अभी हमारे पास में ट्रेडिशनल कोर्सेज ही वहाँ चला रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में हम बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज भी लाएंगे। जहाँ तक मेरे करियर की बात है तो मेरा जन्म बहुत एक छोटे से गांव में हुआ, बिच्छी दोना, सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में है। वहाँ केवल 8th तक ही स्कूल हुआ करता था। तो प्राइमरी एजुकेशन और मिडिल एजुकेशन मेरी स्कूल में हुई। वहीं हम पुराने ट्रेडिशनल गेम्स खेला करते थे, बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज हुआ करते थे। उन लिमिटेड रिसोर्सेज में जैसे कंचा खेलना, गिल्ली डंडा खेलना, वॉलीबॉल खेलना, ये देसी गेम्स वहाँ हुआ करते थे, लेकिन बहुत प्रसन्न रहते थे। 95 में मुझे PhD अवार्ड हुई। अच्छा। और वहाँ हम राजस्थान यूनिवर्सिटी में ही मैंने पढ़ाना शुरू किया। मीन्स मेरी पहली क्लास पढ़ाने की एक तरह से राजस्थान यूनिवर्सिटी में ही हुई। अच्छा। और बहुत टफ जॉब था उस समय, रेगुलर स्टूडेंट्स आते थे। 60 की क्लास होती थी तो लगभग 60 स्टूडेंट्स वहाँ क्लास में बैठे होते थे। तो ये बहुत टफ टास्क था और आई नो कि पहला जो मेरा एक्सपीरियंस था क्लास में राइट, तो बहुत चैलेंजिंग था। रात भर सो नहीं पाए थे। 16 आवर्स 17 आवर्स वी प्रिपेयर्ड एंड फाइनली वी कुड डिलीवर। तो उसका एक इम्पैक्ट ये रहा कि एक अच्छा टीचिंग एनवायरनमेंट मुझे मिला और आगे जा कर के हम अच्छे तरीके से जो है पढ़ा पाए। मेरे टीचर हुआ करते थे प्रोफेसर ND माथुर। जब मैं 96 में मेरा सिलेक्शन हुआ BN कॉलेज उदयपुर में, उन्होंने कहा कि गोयल साहब आज भी एक अच्छे टीचर की वैल्यू है और कभी भी क्लास में अनप्रिपेयर्ड नहीं जाना। जब भी क्लास में स्टूडेंट्स को पढ़ाने जाएं तो पूरी तरीके से प्रिपेयर होकर के जाना, अपनी तरफ से होना चाहिए। तो उसका ये इम्पैक्ट आया कि मैं अपनी तरफ से अच्छी से तैयारी करके गया तो एक अच्छे टीचर्स में मेरी भी गिनती होने लगी। बच्चों का बहुत सम्मान मिला और काफ़ी समय मैंने BN कॉलेज में पढ़ाया। फिर मुझे 2004 में एक अपॉर्चुनिटी मिली एब्रॉड में वर्क करने की। GIT इंटरनेशनल सेंटर पर मेरा सिलेक्शन हुआ। तो एक टफ टास्क था कि नौकरी यहाँ छोड़नी थी और नई जो है सर्विस इंटरनेशनल सेंटर पर लेनी थी। लेकिन हमारे यहाँ एजुकेशन में एक प्रावधान होता है कि 3 साल तक का लियन, मीन्स जब हम वापस आएंगे तो द सर्विस विल रिमेन प्रोटेक्टेड। अच्छा, लियन मिल सकता है। तो आई ट्राइड फॉर दैट, इट वाज अ डिफ़िकल्ट टास्क। लेकिन हमारे प्रिंसिपल उस समय बहुत ही कोऑपरेटिव, बहुत ही डायनेमिक थे। उन्होंने कहा कि नहीं, निश्चित रूप से ये अपॉर्चुनिटी आपको अवेल करना चाहिए। ही हेल्प्ड मी अ लॉट एंड ड्यू टू हिज एफर्ट, विजन और सपोर्ट आई कुड गेट दिस अपॉर्चुनिटी टू वर्क अब्रॉड। ये तो उस समय मैंने वालजात कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंसेज मस्कट के इंटरनेशनल सेंटर पर एज ए हेड ऑफ मैनेजमेंट डिपार्टमेंट काम किया। मुझे झाला साहब की एक चीज़ बहुत याद आती है जिसने मुझे मेरी लाइफ को एक तरह से गेम चेंजर का काम किया मेरी लाइफ में। मैं जब लियन मुझे नहीं मिल रहा था तो प्रोफेसर झाला ने मुझे कहा कि गोयल साहब अपॉर्चुनिटीज़ आती नहीं हैं,
अपॉर्चुनिटीज़ गुजरती हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि एक सेंटेंस कैसे किसी व्यक्ति की लाइफ को चेंज कर सकता है, उस सेंटेंस ने भी मेरे माइंडसेट को चेंज किया कि ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अपॉर्चुनिटीज़ आती नहीं, गुजरती हैं, यू नीड टू कैच इट, और आप कैच नहीं करेंगे तो वो किसी दूसरे के पास चले जाएगी। राइट। तो मुझे भी लगा कि मेरे लिए ये अपॉर्चुनिटी है और मुझे ये कैच करना चाहिए। हालांकि चैलेंज बहुत सारे थे, लेकिन सभी चैलेंजों से ओवरकम करते हुए आई कुड अचीव और अवेल दिस अपॉर्चुनिटी। फिर मैंने 3 साल जो है ओमान में काम किया, मेरा LIN भी सैंक्शन हुआ, अरे वाह। एंड आई वर्कड वेल, एंड आफ्टर कंप्लीटिंग 3 years आई कम बैक टू BN कॉलेज। देन कुछ गवर्नमेंट की नियम के अकॉर्डिंग देन आई शिफ्टेड टू गवर्नमेंट कॉलेज बांसवाड़ा, अच्छा। वहाँ मर्ज हुए। 1 साल मैंने गवर्नमेंट कॉलेज बांसवाड़ा में काम किया। देन आई गॉट वन मोर चांस, मीन्स अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन JNR व्यास यूनिवर्सिटी। वहाँ एक वैकेंसी थी, इंटरव्यू दिया, मेरा सिलेक्शन हुआ। अरे वाह। तो JNR व्यास यूनिवर्सिटी में एज एन एसोसिएट प्रोफेसर 2013 में मैंने ज्वाइन किया। सो हमने जब आपका CV देखा तो हमको उसमें देखा कि आपके पास 26+ ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है। तो कोई आपकी ऐसी कोई सक्सेस स्टोरी सुनाइए जो आप सुन के भी आपको प्राउड महसूस होता हो। फिर मैं ये कोशिश करता रहा कि अपने विद्यार्थियों को बेस्ट दूं। ऐसा चांसेज मुझे, एक तो जैसा मैंने कहा कि BN कॉलेज में जब हम थे तो हमने कुछ नए प्रोफेशनल कोर्सेज शुरू किए। उसमें भी मुझे याद आ रहा है कि जब कोर्स का परमिशन मिला तो सेशन शुरू हो चुका था। अच्छा। तो ऐसे में एक चैलेंज था कि इनपुट लेना या एडमिशन्स लेना बहुत डिफ़िकल्ट था, पर हमने चैलेंज के रूप में लिया कि इसी साल हम इस कोर्स को शुरू करेंगे। और BCom के जो हमारे विद्यार्थी थे उनको हमने एक अपॉर्चुनिटी दी कि जो भी चाहें वो BBA कोर्स में शिफ्ट हो सकते हैं। तो 36 स्टूडेंट्स हमको पहली बार मिले। उन 36 स्टूडेंट्स को हमने इस तरीके से प्रोसेस किया कि अगली बार हमारे पास में बहुत नंबर ऑफ एप्लीकेशंस थी, जितनी सीटें थी उसके मल्टीपल टाइम्स एप्लीकेशंस हमको मिली। उन 36 स्टूडेंट्स को हम वीकली जो है उनके साथ लेक्चर्स किया करते थे, एग्जीक्यूटिव्स के जितने भी प्रोग्राम्स एक्स्ट्रा करिकुलर और कोकुलर एक्टिविटीज़ जो ऑर्गेनाइज करते थे उनको स्टूडेंट्स ही कंडक्ट करते थे। अच्छा। सो दैट वाज अ लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर देम। Theoretical plus practical। तो इवेंट मैनेजमेंट वो बच्चे सीख पाए। हालांकि वो इंग्लिश में इतने परफेक्ट नहीं थे, लेकिन प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। धीरे धीरे स्लोली करते करते क्वेश्चनिंग इज़ द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। उनको कंपलसरी था कि कुछ क्वेश्चंस वो पूछेंगे, जो भी रिसोर्स पर्सन आएंगे तो क्वेश्चन पूछना, इवेंट को कंडक्ट करना, गेस्ट को रिसीव करना, इन दैट वे दे लर्न अ लॉट। और जो भी इवेंट ऑर्गेनाइज करते उसको मीडिया ने भी काफ़ी सपोर्ट किया। तो उसका इम्पैक्ट ये आया कि उस माउथ पब्लिसिटी से और उस मीडिया के सपोर्ट से अगले साल हमको जो है बिना किसी प्रयास के ही मल्टीपल टाइम्स के जो एप्लीकेशंस वो मिले। इसी तरीके का एक एक्सपेरिमेंट जब मैं 2011 में हम लोग गवर्नमेंट कॉलेज में शिफ्ट हो गए थे, तो उस कॉलेज में चूँकि टीचर्स नहीं थे, पोस्टिंग हो थी नहीं, ट्रांसफ़र हो चुके थे, तो ऐसी स्थिति में क्लासेज कॉमर्स की बहुत कम थी। हमने फ़ोन नंबर दिए, अच्छा। डिपार्टमेंट्स में जो एकेडमिक डिपार्टमेंट है वहाँ से बच्चों को फ़ोन किया। अच्छा। दे वर सो विलिंग टू अटेंड क्लासेज। तो जैसे ही हमने उनको फ़ोन किया तो बहुत सारी संख्या में बच्चे आने लगे। 2 महीने हमने एग्जामिनेशन से पहले जस्ट जो 2 महीने का ही समय था उसमें बच्चों का क्लास लिया। सो दे वर सो हैप्पी एंड दे फील सो ओब्लाइज्ड व्हेन वी टुक क्लासेज ऑफ देम। और जब वो MCOM के जो विद्यार्थी आए तो उनका रिजल्ट बहुत अच्छा रहा। तो ये भी एक अच्छा एक्सपेरिमेंट था। ऐसा ही हम जहाँ भी गए हमने कोशिश किया कि जो है बेस्ट हम करें। एक मेरा ओमान का एक्सपीरियंस है कि मेरा ये मानना है कि कॉमर्स में केवल और केवल किताबें पढ़ा करके आप विद्यार्थी को सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर या सक्सेसफुल एम्प्लॉय नहीं बना सकते। उसे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज या प्रैक्टिकल एक्सपोजर बहुत ज़रूरी है। हैंड्स ऑन ट्रेनिंग जिसको कह सकते हैं आप, वो बहुत ज़रूरी है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग। हाँ, तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग, तो वो प्रयास हमने जहाँ भी रहे प्रोफेशनल कोर्सेज में हमने किया। ओमान में हम BBA और MBA के कोर्सेज चलाया करते थे। तो एक प्रैक्टिस था कि वीकेंड पर या हम लोग किसी ना किसी एग्जीक्यूटिव को, कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव को बुलाया करते थे। वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करता था या लेक्चर डिलीवर करता था। तो उनका जो वो होता था वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बेस्ड होता था, उससे बच्चों को लर्निंग मिलती थी। दूसरा, वंस इन अ मंथ स्टूडेंट्स विजिट किया करते थे, इंडस्ट्री विजिट। तो प्रैक्टिकली दे आर सपोज टू सी कि इंडस्ट्रीज में हो कैसे रहा है, कैसे काम हो रहा है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या काम कर रहा है, HR किताबों में पढ़ाना अलग चीज़ है, लेकिन प्रैक्टिकली वहाँ जा करके देखना ऑपरेशन डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, प्लानिंग डिपार्टमेंट का किस तरीके का फंक्शनिंग है। तो उस वे में जब बच्चों का एक्सपोजर होता था इंडस्ट्री में जा करके, तो उससे वो मल्टीपल वेज में सीखते थे। और जब एग्जीक्यूटिव जाते थे तो उनसे चाय पर चर्चा भी होती थी। तो उसी दरमियान जो है एक एग्जीक्यूटिव थे कॉरपोरेट के, इंडस्ट्री एग्जीक्यूटिव, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उनसे हमने बात किया कि हमारे विद्यार्थी आपके लिए कुछ कर भी सकते हैं, जो वो बढ़ तो रही हैं
पर अगर कोई ऐसा उनके लिए कोई पार्ट टाइम या कुछ सर्वे काम हो तो दे कैन डू, वो अर्निंग भी रहेगा उनके लिए और उनके लिए लर्निंग भी रहेगा, तो अर्निंग विद लर्निंग। तो उन्होंने कहा कि यस, ये हमने अभी जो है हमारे प्रोडक्ट में बहुत सारे, वो एक पेंट ब्रांड था, उन्होंने कहा बहुत सारे चेंजेज हमने हमारे उस प्रोडक्ट में किए हैं, वी वांट टू नो द फीडबैक अबाउट दीज चेंजेज। जैसे पैकेजिंग चेंज किया उन्होंने, ब्रांडिंग चेंज किया, नोमेनक्लेचर चेंज किया, ये पेंट इंडस्ट्री थी तो एक्सटीरियर और इंटीरियर में उसको डिवाइड किया। अच्छा, तो क्या उसका कोई इम्पैक्ट कंज्यूमर में, कस्टमर में और सेलर्स में आ रहा है या नहीं आ रहा है? उनका ये तो बहुत अच्छे से हमारे स्टूडेंट्स और टीचर्स कर सकते हैं। तो एक अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस हमको रहा। उन्होंने कहा कि ये तो, पर हमने एक MOU किया है किसी फर्म के साथ अच्छा, और वो प्रोफेशनल्स इस काम को करेंगे। आई सी टू इट, अगर वो कंप्लीट फाइनल नहीं हुआ होगा तो आई गिव इट टू योर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। अच्छा, तो वो वहाँ गए, सेकेंड डे मेरे पास उनका कॉल आया कि अभी हमने जो है वो MOU उस फर्म के साथ फाइनल नहीं किया है, एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर हम आपको ये प्रोजेक्ट देते हैं। अच्छा, हमने कहा कि हमारा भी एक फर्स्ट एक्सपीरियंस है, हाँ, तो आप ऐसा कीजिए कि जो जिनको आप प्रोजेक्ट देने वाले हैं उनको आप हमारे कंसल्टेंट बना दीजिए अच्छा, एंड हम लोग लिमिटेड रिसोर्सेज में ये काम करेंगे। हाँ, हमारी टीम ने जो है 3 महीने 4 महीने में बहुत अच्छा वंडरफुल काम किया, क्वेश्चनर्स बनाए, सर्वे किया, इंटरव्यूज़ किए और शेड्यूल जो है कम्प्लीटली प्रिपेयर करके, और जो टीचर्स की टीम ने वो जो एनालिसिस करके जो प्रेजेंट किया, वो इतना अच्छा एनालिसिस था कि उसमें जो कंसल्टेंट थे जिस फर्म को वो कॉन्ट्रैक्ट देने वाले थे, उस फर्म ने कहा कि ऐसा काम जो इन स्टूडेंट्स और टीचर्स की टीम ने किया है, ये काम हम इससे 10 टाइम्स मनी लेकर के भी नहीं कर सकते। अच्छा, सो दैट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। उससे एक सेटिस्फेक्शन भी मिला और वो परंपरा आगे तक चलती रही। फिर और मैं तो 3 ही साल के लिए ओमान में था, लेकिन एक नया प्रोजेक्ट जो है वहाँ के कॉलेज वालों को दे करके आए और उस परंपरा को उन्होंने और आगे बढ़ाया। सो आपने इतनी सारी जगह पे इतनी सारी कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स वगैरह किए हैं, तो जो कॉन्फ्रेंस वगैरह होती है तो वो सिर्फ बातें करके ख़त्म हो जाती है या उसका कुछ इम्पैक्ट भी आता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका ये। और मैं कहूँगा निश्चित रूप से जो कॉन्फ्रेंसेज होती हैं वो एक एकेडमिक एनवायरनमेंट क्रिएट करती हैं। कॉन्फ्रेंसेज का एक तरीके से नहीं, मल्टीपल तरीके से फ़ायदा होता है, क्योंकि जो भी कॉन्फ्रेंसेज हम ऑर्गेनाइज करते हैं उससे एक तो एकेडमिक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, किसी ना किसी नए टॉपिक पर डिस्कशन होता है। तो कॉन्फ्रेंसेज करने का मतलब एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करना है फॉर एकेडमिक डिस्कशंस, और टीचर्स और प्रोफेसर्स का ये फ़र्ज है कि वो नॉलेज को डिसेमिनेट करें। डिसेमिनेशन ऑफ नॉलेज 2 तरीके से हो सकता है कि पेपर्स लिखें, रिसर्च पेपर्स लिखें इन रिटन वे, और एक इन ओरल वे, मौखिक रूप से। ये कॉन्फ्रेंसेज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है इसमें एट अ टाइम इन दोनों तरीके से जो नॉलेज का डिसेमिनेशन होता है, नॉलेज का प्रसारण होता है। जब बहुत सारे एक्सपर्ट्स एक पर्टिकुलर टॉपिक पर आकर के डिस्कशन करते हैं, डिबेट करते हैं, अपने लेक्चर्स देते हैं, अलग अलग सेशंस में कीनोट स्पीचेज अपने स्पीकर्स अपने स्पीच देते हैं, पेपर प्रेजेंटर्स अपने पेपर पढ़ते हैं, तो वो मल्टीपल तरीके से सीखते हैं। एक तो उनका कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता है, जो नए रिसर्च स्कॉलर्स हैं उनका, वो ये सीखते हैं कि कैसे रिसर्च पेपर्स बनाए जाते हैं और उनको कैसे प्रेजेंट किया जाता है। वही एक तरह से उनका टीचिंग का ट्रेनिंग भी हो जाता है। दूसरा, जो कीनोट स्पीकर्स आते हैं वो बहुत नई सारी जानकारियाँ और नई चीज़ें लेकर के आते हैं, जो स्टूडेंट्स को और नए टीचर्स को उनकी जानकारी मिलती है, वो अपनी नॉलेज को उस सब्जेक्ट में अपग्रेड और अपडेट करते हैं। तीसरा, जो रिसर्च पेपर्स प्रेजेंट करते हैं वही रिसर्च पेपर्स आगे जर्नल्स में या एडिटेड वॉल्यूम्स में पब्लिश होते हैं, तो उनका फ़ायदा नॉलेज डिसेमिनेशन में तो होता ही है, उसके साथ साथ उनका एकेडमिक क्रेडिट भी मिलता है जो टीचर्स और रिसर्च स्कॉलर्स इनको प्रेजेंट करते हैं। जो नए टीचर्स हैं उनके सिलेक्शन में उसका फ़ायदा मिलता है कि कितनी कॉन्फ्रेंसेज आपने अटेंड की, कितने रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए। जो ऑलरेडी वर्किंग टीचर्स हैं उनके प्रमोशन में उनका क्रेडिट है, अगर वो अटेंड नहीं करते हैं तो उनके प्रमोशंस रुक जाते हैं। तो ये एकेडमिक एनवायरनमेंट क्रिएट करने के साथ साथ मल्टीपल तरीके से मुझे लगता है कि ये सेमिनार और कॉन्फ्रेंसेज जो है फ़ायदा करती हैं, और अगर ऑर्गेनाइजर उसको उसी ऑर्गेनाइजर और जो पार्टिसिपेंट्स हैं उसी भावना से उसे लेते हैं तो मुझे लगता है इसका बहुत सारा फ़ायदा है। मैं ये कहना चाहूँगा कि कॉन्फ्रेंसेज कभी ख़त्म नहीं होती है, समापन नहीं होती है, कॉन्फ्रेंसेज सिर्फ शुरू होती हैं। एक बार जब कॉन्फ्रेंसेज शुरू हो जाती हैं तो ऑफकोर्स वैलिडिटी सेशन तो होता है, लेकिन नॉलेज जो शेयरिंग है वो मल्टीप्लाई होता है और वो आगे से आगे चलता रहता है। एक से दूसरे में जो भी डिस्कशंस हुए, डिबेट्स हुए, वो किसी दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं, दूसरा तीसरे के साथ डिस्कस करता है, उसी में से कोई थीम निकल के आती है, उसमें कोई और व्यक्ति कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कर सकता है, सेमिनार ऑर्गेनाइज कर सकता है, तो ये मल्टीप्लाई करता है नॉलेज को भी। तो नॉलेज शेयरिंग भी होता है, नॉलेज का डिसेमिनेशन भी होता है,
और एक नॉलेज बैंक भी क्रिएट होता है, क्योंकि वो जो सारे के सारे पेपर्स हैं वो कहीं ना कहीं किसी रूप में, रिपोर्ट के रूप में या किसी एडिटेड वॉल्यूम के रूप में जब पब्लिश होते हैं तो वो एक नॉलेज बैंक क्रिएट होता है। तो लिटरेचर कंट्रीब्यूशन में भी उसका बहुत बड़ा योगदान है, नॉलेज डिसेमिनेशन में भी योगदान है, और स्टूडेंट्स और टीचर्स, रिसर्च स्कॉलर्स, उनके लिए एकेडमिकली एडवांसमेंट करने के लिए या सिलेक्शन में जो उनको API में मार्क्स मिलते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा इन कॉन्फ्रेंसेज का होता है। तो आप प्रोफेसर हैं और आपने काफ़ी लोगों को PhDs भी करवाई है, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा उनके साथ? अनंत, ऑफ कोर्स जो PhD जिन विद्यार्थियों को कराया, मेरे साथ मैं लकी हूँ कि जितने भी विद्यार्थी रहे उन्होंने बहुत ही अच्छा, बहुत मेहनत के साथ काम किया। और रिसर्च के क्षेत्र में अगर मैं कहूँ तो जो बहुत मेहनत करता है उसको निश्चित रूप से बहुत अच्छा जॉब भी रिसर्च के माध्यम से मिल जाता है। मेरा पहला विद्यार्थी एक विजय जोशी हैं, यहाँ जयनारायण व्यास मोहनलाल सुखाड़ी यूनिवर्सिटी से उन्होंने PhD किया। उनका टॉपिक जो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था, उन्होंने मर्जर और एक्विजिशन जो हुआ था ICICI और बैंक ऑफ राजस्थान का, उस मर्जर के कारण ह्यूमन रिसोर्स पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, उस पर उन्होंने स्टडी किया। वो थीसिस उनका पब्लिश हुआ, बहुत सारे पेपर्स उन्होंने कई सारी कंट्रीज से पब्लिश कराए। उनके जो रिसर्च आउटकम था उसके परिणाम स्वरूप उसी के कारण उनको IIM इंदौर में एज ए रिसर्च एसोसिएट जॉब मिला। देन वहाँ से उनका सिलेक्शन इथोपिया में हुआ, ओनली ड्यू टू रिसर्च वर्क। अच्छा। और बहुत वंडरफुल रिसर्च उन्होंने किया, क्या इम्पैक्ट एक्चुअल में आता है उसके लिए शेड्यूल बनाए, कई सारे एम्प्लॉइज से मिले, उनका एनालिसिस किया, और एनालिसिस करके जो कंक्लूजन दिया, अगर उसको पढ़ा जाए निश्चित रूप से तो वो पॉलिसी मेकिंग में, बैंकिंग एम्प्लॉइज़ के लिए जो पॉलिसी मेकिंग होगी उसमें बहुत ज़्यादा मददगार हो सकता है। और 3 साल इथोपिया में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर काम करने के बाद में ही केम बैक, और अभी वो वर्तमान में उनको जब यहाँ वापस आए तो उसी टॉपिक पर उनको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप दिया। अच्छा। और अभी कलकत्ता में वो पोस्ट डॉक्टरल फेलो हैं, 1 लाख रुपीज़ के पर मंथ के करीब उनको फेलोशिप है। अच्छा। और बैंकिंग के लिए वो अभी रिसर्च कर रहे हैं। तो अगर कोई अच्छा रिसर्चर है, रियल ट्रू मेहनत करता है, तो उसके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी अनलिमिटेड हैं, और रिसर्च के फील्ड में भी अनलिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एक भी दिन वो बेरोज़गार नहीं रहेगा। अभी हमारे यहाँ का एनवायरनमेंट, जो भारत का वातावरण है, वो रिसर्च के मामले में मैं ट्रू बी फ्रैंक मैं कहूँगा कि ऑफकोर्स कुछ रिसर्चर हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन सभी रिसर्चर्स बहुत अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, और इसीलिए PhD की थोड़ी वैल्यू भी कम हो रही है। यूरोपियन कंट्रीज़ में आप देखें तो PhD का वैल्यू बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एकेडमिक में ये हाईएस्ट डिग्री है। हालांकि रिसर्च में ये पहली डिग्री है, लेकिन एकेडमिक की हाईएस्ट डिग्री है, और वहाँ ये पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद ये डिग्री मिलती है। इसलिए इंस्पाइट ऑफ राइटिंग डॉक्टर दे प्रेफर टू राइट PhD। वो कहते हैं ना, डॉक्टर तो जो है MBBS जो बैचलर डिग्री वाले हैं वो भी लगा देते हैं, PhD तो बहुत उच्च डिग्री है, इसलिए वो PhD स्पेशली लिखते हैं। अच्छा। कि हम वी आर हाईली एकेडमिशियन, हाईली एकेडमिक और हाईली रिसर्चर हैं, बहुत हाईएस्ट एकेडमिक डिग्री हमने अचीव किया है। तो वो कंसेप्ट इंडिया में आना चाहिए, और वो तब आ पाएगा जब ट्रू रिसर्च, बहुत मेहनत जो है रिसर्च में स्टूडेंट्स करेंगे। ऐसे ही मेरे एक दूसरे विद्यार्थी हैं जिन्होंने मेरे साथ PhD किया, और उनका काम जो है मर्जर एंड एक्यूज पर, कॉरपोरेट फेल्योर्स पर था। रविंद्र सिंह, रविंद्र ने जो काम किया वो कई सारी कंपनीज हैं, अगर वो कंपनीज कब फेल हो रही हैं, अगर प्रॉपर मॉनिटरिंग की जाए तो उनके फेल होने से पहले प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि दीज परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ दीज कंपनीज इज डिक्लाइनिंग एंड द डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट प्रोसेस शुड बी स्टार्टेड। तो ऐसा एक मॉडल है, अल्टमान मॉडल, उन्होंने उसमें अप्लाई किया, और अल्टमान मॉडल को अप्लाई करके और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को इवेलुएट किया। कई सारी कंपनीज को उन्होंने सैंपल लेकर के और ये एनालाइज किया कि वेदर दिस मॉडल इज़ एप्लीकेबल और नॉट, जो ये ट्रू रिजल्ट देता कि नहीं देता। तो उन्होंने कुछ हेल्थी कंपनियां ली और कुछ सिक कंपनियां ली। तो सिक कंपनियों की पुअर परफॉर्मेंस और डिक्लाइनिंग परफॉर्मेंस दिखा रहा था, और हेल्थी कंपनीज की स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस वो दिखा रहा था, और उससे उन्होंने ये प्रूव किया कि ये मॉडल अभी भी एप्लीकेबल है, और इस मॉडल को अप्लाई करके हम चाहें तो प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वेदर कंपनी इज गोइंग टू फेलियर और नॉट इन कमिंग टाइम। तो वो एक बहुत अच्छे स्टडी उनकी थी। एक मेरे स्कॉलर हैं डॉक्टर सदाशिवम, वो ओमान में मेरे साथ उन्होंने PhD किया था जब मैं ओमान में काम कर रहा था। तो वो ही वॉज द फर्स्ट स्कॉलर इन वलजात कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंसेज मस्कट। तो उनका काम था
कस्टमर परसेप्शन अबाउट मिड सेगमेंट कार्स इन ओमान। अच्छा। वहाँ बेसिकली लग्जरी कार्स ही लोग यूज़ करते हैं, लोग छोटी कारें वहाँ नहीं पॉपुलर हैं। उसमें भी जो मिड सेगमेंट की कार हैं उनके बारे में कस्टमर्स का परसेप्शन, जो मार्केटिंग की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी है, उनके बहुत ताकि सारे मार्केट आर्टिकल, पता चले कि क्या लॉन्च करना है अब। क्या चीज़ लॉन्च करनी है और इसका कस्टमर्स क्या है और उनका माइंडसेट क्या रहता है। Right. जब वो परचेज डिसीजन करते हैं तो परचेज डिसीजन किन चीज़ों पर बेस्ड होता है। मिड साइड सेगमेंट कार के लिए, हायर सेगमेंट कार के लिए रिक्वायरमेंट अलग होती है। तो अगर आपने कोई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बना रखी है तो लोअर सेगमेंट, मिड सेगमेंट और अपर सेगमेंट के लिए आप एक ही स्ट्रेटेजी नहीं लगा सकते, हाँ, राइट। क्योंकि तीनों तरीके के जो कस्टमर्स हैं वो डिफरेंट माइंडसेट के होते हैं। उनके जो परचेज डिसीजंस हैं वो भी डिफरेंट चीज़ों पर डिपेंड करते हैं। Right. कहीं जो है फैमिली डिसीजन लेती हैं, कहीं जो कस्टमर है वो सेल्फ डिसीजन लेता है। तो मिड सेगमेंट कार्स के बारे में उन्होंने स्टडी किया और वो बहुत उनकी शायद सेगमेंट में वो एक्सपर्ट भी थे, उसी फील्ड के ट्रेनर थे। तो कार सेगमेंट में तो ट्रेनर होने के कारण जो उनका स्टडी है वो भी पब्लिश हुआ, उनके बहुत सारे पेपर्स पब्लिश हुए। अच्छा। और उनका अच्छा फीडबैक भी मिला, अच्छे साइटेशंस उनके हैं। एक पीएचडी जो मेरे अंडर में जो है एक स्टूडेंट ने किया वो वर्क लाइफ बैलेंस पर, अच्छा। वो डॉक्टर अर्पिता अग्रवाल हैं, उन्होंने काम किया वर्क लाइफ बैलेंस पर। मोहनलाल सुखाड़िया की वो स्टूडेंट्स रही। वर्क लाइफ बैलेंस में वो ये बताना चाह रही थी कि जो पर्टिकुलरली बैंकिंग सेक्टर में लेडीज और जेंट्स दोनों काम करते हैं, दोनों की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती हैं। पहले बैंकिंग सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट था, आज बैंकिंग सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट है, कुछ टारगेट्स वगैरह आ गए हैं। तो ऐसी स्थिति में वेदर दे आर इन अ पोजीशन टू बैलेंस देयर वर्क एनवायरनमेंट एंड देयर फैमिली एनवायरनमेंट, उस पर उनका स्टडी था। अगर कोई इश्यूज हैं तो क्या आ रहे हैं, तो वो भी एक बहुत अच्छी स्टडी थी। और उनका कुछ पेपर्स उनके बहुत अच्छी जर्नल्स में, रेपुटेड जर्नल्स में पब्लिश हुए। तो ऐसे अगर कोई अच्छा काम करता है तो निश्चित रूप से उसका सोसाइटी में इम्पैक्ट आता है। एक मेरे अभी स्टूडेंट्स हैं, उनको रिसेंटली पीएचडी अवार्ड हुआ, मिस्टर प्रवाल शर्मा। उन्होंने काम किया अभी जो MSMEs हैं, हाँ, स्मॉल स्केल, स्मॉल स्केल मिड माइक्रो स्केल, हाँ माइक्रो स्मॉल जो इंडस्ट्रीज हैं, उनका क्या कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पर और उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं बेसिकली टू ग्रो। क्योंकि लगभग इंडस्ट्रीज का 98%, 97-98% तो स्मॉल स्केल और मिड सेगमेंट MSMEs हैं, राइट। 2-3% ही हैं जो बिग इंडस्ट्रीज हैं। तो ये इकोनॉमी में बहुत मल्टीपल तरीके से कंट्रीब्यूट करते हैं जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं। एक तो ये कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को रोकती हैं, बड़ी इंडस्ट्रीज कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को बढ़ाती हैं, धन का केंद्रीकरण करती हैं, ये धन के केंद्रीकरण को रोकती हैं, बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती हैं। लेकिन इतना इम्पोर्टेंट होते हुए भी 98% के करीब MSME होने के बावजूद भी इन इंडस्ट्रीज़ का जो ग्रोथ एक्सपेक्टेड है उतना नहीं हो पा रहा भारत में। तो कोई ना कोई समस्या निश्चित रूप से होगी। उन इश्यूज़ को हाईलाइट करने के लिए उन्होंने एक PhD रिसर्च किया, प्राइमरी डेटा कलेक्ट की, और प्राइमरी डेटा कलेक्ट करके और एक अच्छा जो है एनालिसिस करके उन्होंने अपना दिया है। उनके भी काफ़ी पेपर्स अच्छी जर्नल्स में पब्लिश हुए हैं। तो एक अच्छा काम करके अगर हम लोग देते हैं तो पॉलिसी मेकर्स के लिए भी हेल्प करता है। स्टूडेंट्स जो रिसर्चर्स हैं उनके भी वो स्टडी काम आती है, और नए जो टीचर्स हैं जो रिसर्च कराने वाले हैं वो भी टूल्स और टेक्निक्स जो है, नई टूल्स और टेक्निक्स वो सीखते हैं। मैं यहाँ एक स्टूडेंट्स के लिए एक मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ इंडिया में क्या करते हैं, हम लोग सिर्फ एलिजिबिलिटी देखते हैं कि हाँ इस पोस्ट के लिए मेरा एलिजिबिलिटी है, तो एलिजिबिलिटी देखा, फॉर्म भरा, एग्ज़ाम दिया, उसमें सिलेक्शन नहीं होता कि उसका तैयारी नहीं कर पाते, तो फिर दूसरी एग्ज़ाम के लिए दिया, फिर तीसरी एग्ज़ाम के लिए दिया। स्टूडेंट लाइफ में हमको एक टीचर से एक्सपेरिमेंट कराया करते थे कि वो मैग्नेटिक ग्लास के थ्रू जो है सोलर एनर्जी को अगर पास करते हैं और उसको कंसंट्रेट कर देते हैं तो पेपर जलने लगता है, और अगर उसको डाइल्यूट कर देते हैं तो गर्म तो हो जाता है लेकिन वो जलने ही नहीं लगता। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज स्टूडेंट्स को देते हैं कि अगर उन्हें सक्सेस लेनी है तो उस एनर्जी को उस टारगेट के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए कंसंट्रेट करना पड़ेगा, और कंसंट्रेट हो करके अगर उसी के लिए स्टूडेंट्स मेहनत करेंगे तो सफलता 100% मिलेगी, कोई चांस ही नहीं कि नहीं मिले। लेकिन हम डाइल्यूट होकर के कभी 3 महीने एक एग्ज़ाम के लिए तैयारी किया, 3 महीने दूसरे एग्ज़ाम के लिए तैयारी किया, तो चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो सभी विद्यार्थियों के लिए मेरा एक संदेश है इस आपके चैनल के माध्यम से कि वो कंसंट्रेट होकर के जो उनका टारगेट है उसके लिए स्टडी करें, उनको 100% सफलता मिलेगी अगर पूरी एनर्जी को वो कंसंट्रेट करेंगे तो। और ये जो पत्थर से पानी निकाल सकते हैं ना, ये जो मुहावरा बना है ये उन्हीं के लिए बना है, क्योंकि जो यूथ वाली जो एज होती है ना उसमें पत्थर से पानी निकाल सकते हैं, मीन्स असंभव को भी संभव कर सकते हैं। तो अगर पूरी की पूरी जो यूथ की एनर्जी है उसको कंसंट्रेट अगर करेंगे
तो निश्चित रूप से जो असंभव काम है उसको भी वो संभव कर सकते हैं। जो कंपटीशन जो उनको करना है उसमें निश्चित रूप से उनको सफलता मिलेगी। लेकिन अगर भीड़ में हमने सभी अगर करने लगे तो एनर्जी डाइल्यूट होती है और आउटकम एक्सपेक्टेड आउटकम नहीं आ पाए। तो इस तरीके से वो स्टूडेंट्स मेरे बहुत अच्छा कर रहे हैं। एक स्टूडेंट है मेरी अभी जो पीएचडी कर रही हैं, उनका काफ़ी वर्क प्रोग्रेसिव है, डॉक्टर सुधा, मिसेस सुधा विश्नोई। शी इज सपोज टू बी डॉक्टर होंगी अब, सुधा विश्नोई। उनका काम जय पर है, इंटरनेशनल ट्रेड, डीपनिंग ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिलेशनशिप विद जापान, इंडिया एंड अमेरिका, अच्छा, है ना। उसको शॉर्ट में कहते हैं जय, JAI, जापान, अमेरिका एंड इंडिया। तो वो भी एक इंटरनेशनल ट्रेड एंड रिलेशंस पर काम कर रही हैं। उनका एक डेटा कलेक्शन और एनालिसिस वर्क चल रहा है। मुझे लगता है कि उनका जो आउटकम आएगा तो और कंसनट्रेटेड, क्योंकि टीना इज़ वर्किंग ऑन 4 कंट्रीज एंड शी इज़ वर्किंग ऑन 3 कंट्रीज, तो उनका और जो है डीपर अंडरस्टैंडिंग और डीपर एनालिसिस होगा और जो आउटकम आएगा तो निश्चित रूप से वो हेल्पफुल रहेगा पॉलिसी मेकर्स के लिए भी और रिसर्चर्स के लिए भी।